वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अथवा इसी को बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत मजा आने वाला है। और इसके पहले कि हम ये स्टार्ट करें, मैं सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूं कि ये जो इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी तरह के स्टूडेंट के लिए, सभी तरह के मतलब चाहे जो 11th में हो अथवा 12th में हो, या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे किसी भी के पर्पज से पढ़ रहे हो, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो या आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए ये आवश्यक है। इसलिए सभी स्टूडेंट इसको गौर से देखें, लास्ट तक देखेंगे। बहुत सारा कुछ आपको इसमें पता चलेगा कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रेजुअली इंक्रीज किया, लोगों का नॉलेज बढ़ा कि किसको ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हम लोग बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी के साथ ओलर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का जो मेथड है, लेबोरेटरी में पहली बार ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज क्या स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे आज? इंट्रोडक्शन। तो आपको बता दें कि केमिकल सबस्टांस को निकोलस लेमरी 3 भाग में डिवाइड किया था। हम लोग साथ साथ नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है सर बहुत लोग पढ़ाते तो हैं बट नोट्स नहीं बन पाता, रिपीट्स कभी करने की इच्छा होती है तो फिर हम कॉपी उल्टा के कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जगह बहुत कुछ बताते तो हैं बट नोट नहीं हो पाता है। इस वजह से हम जो कुछ भी बताएंगे आपको साथ साथ एक कॉपी भी बनवाते चलेंगे, ताकि आप जब कभी भी मन हो तो कॉपी निकाल के भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही वीडियो को खोज के फिर आप दोबारा देखें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि निकोलस लेमरी नाम का साइंटिस्ट जो है वो केमिकल सबस्टांस को 3 भाग में डिवाइड किया था। तो लिखेंगे इन 1675 निकोलस लेमरी chemical substance divided into 3 parts। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया केमिकल सबस्टांस को। और आप देखेंगे कौन कौन सा, तो सबसे पहले हम 1 नंबर में देखेंगे मिनरल सबस्टांस। दूसरा केमिकल सबस्टांस को बताया वेजिटेबल सबस्टांस, और तीसरे को बताया एनिमल सबस्टांस। तो इस तरह से निकोलस लेमरी कितने भाग में केमिकल सबस्टांस को डिवाइड किया था? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? मिनरल सबस्टांस, वेजिटेबल सबस्टांस और एनिमल सबस्टांस। तो मिनरल सबस्टांस किसको बताया? तो ऐसा सबस्टांस जो मिनरल से ऑब्टेन्ड हो, मिनरल से प्राप्त हो, वैसे सबस्टांस को क्या बोला कि ये मिनरल सबस्टांस है। जैसे कई सारा मेटल, अल्युमिनियम, आयरन, ये सब कहां से प्राप्त होता है? क्रस्ट में जो है दवा रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये मिनरल है, मिनरल से प्राप्त हुआ, इसीलिए ऐसे सबस्टांस को मिनरल सबस्टांस कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लें विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ऐसा सबस्टांस जो मिनरल से ऑब्टेन्ड होता है उसको क्या बोला गया? मिनरल सबस्टांस। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अल्युमिनियम, आयरन, निकेल, ईटीसी। आप इस तरह का कोई भी सबस्टांस ले सकते हैं जो मिनरल से प्राप्त होता है, उसको कहा गया मिनरल सबस्टांस। तो नेक्स्ट में देखिए वेजिटेबल सबस्टांस। ऐसा सबस्टांस जो प्लांट से प्राप्त हुआ उसको क्या बोला गया? वेजिटेबल सबस्टांस। द सबस्टांस which are obtained from plant। ऐसा सबस्टांस जो प्लांट से ऑब्टेन्ड हुआ उसको क्या बोला गया? तो उसको बोला गया
वेजिटेबल सबस्टांस। क्या बोला गया? वेजिटेबल सबस्टांस जो किससे ऑब्टेंड हुआ? प्लांट से। तो प्लांट से जो ऑब्टेंड हुआ उसको बोला गया वेजिटेबल सबस्टांस। एग्जाम्पल में इसी में हम लोग लिख ले, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, सभी लोगों को दिख रहा है शायद नहीं। तो विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम, विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट। जो प्लांट से ऑब्टेंड हुआ उसको क्या बोला गया? वेजिटेबल सबस्टांस। एग्जाम्पल में इसमें आप लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो जैसे आप लिख लेते हैं साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट यानी लेमन से प्राप्त होता है, एक प्लांट से, ठीक है। शुगर किससे प्राप्त होगा? प्लांट से। तो ये सबको कहा गया वेजिटेबल सबस्टांस। क्लियर है? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एनिमल सबस्टांस। तो जो सबस्टांस एनिमल से प्राप्त होता था उसको क्या बोला गया? एनिमल सबस्टांस। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, यहां पर ऊपर में लिख ले, इसको पहले हटा लेते हैं। तो एनिमल सबस्टांस को हम लोग यहां पर लिख ले रहे हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ऐसा सबस्टांस जो किससे प्राप्त हो? एनिमल से, उसको क्या बोला जाए? उसको बोला गया एनिमल सबस्टांस। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, एल्बुमिन, अंडे में पाया जाता है, पीटीसी। तो ये सब क्या हो जाएगा? एनिमल सबस्टांस। तो ऐसा सबस्टांस जो एनिमल से प्राप्त हो उसको बोला गया एनिमल सबस्टांस। ये 1675 में निकोलस लेमरी द्वारा बताया गया था। बट इसके कुछ समय बाद ही कई सारा ऐसा सबस्टांस मिला, खोजा गया जो वेजिटेबल और एनिमल दोनों से प्राप्त होता था, और तब ये थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर है? तो आगे हम लोग चले, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग यही चीज को लिखेंगे, जस्ट अभी जो करें, आफ्टर सम टाइम व्हेन मेनी ऑफ द सबस्टांस obtained, many of the substances were obtained. It was found that some of them can be obtained from both vegetable and animal. Hence, this classification was failed. क्या बोला गया कि आफ्टर सम टाइम्स वेयर मेनी ऑफ द सबस्टांस वेयर ऑब्टेन्ड, कुछ समय के बाद बहुत सारा सबस्टांस को निकाला गया, खोजा गया, प्राप्त किया गया। इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ देम, जिसमें कुछ ऐसा सबस्टांस मिला, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ वेजिटेबल एंड एनिमल, जो दोनों तरह के सबस्टांस से मिल सकता था, प्राप्त हो सकता था, मतलब वेजिटेबल से भी और एनिमल से भी। हेंस दिस क्लासिफिकेशन वाज फेल्ड, और इसी के वजह से जो आपका लेमरी के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया, वो क्लासिफिकेशन क्या हो गया था? फेल हो गया था। क्लियर है? तो नेक्स्ट में इसके बाद 1785 में एक साइंटिस्ट आया लेवोजियर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। वो केमिकल सबस्टांस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। इन 1785 लेवोजियर
क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल सबस्टेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो ही पार्ट में डिवाइड किया। केमिकल सबस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया? मात्र दो पार्ट में। कौन कौन सा? तो केमिकल सबस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, और वो केमिकल सबस्टेंस में एक था ऑर्गेनिक और दूसरा क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक को बोला गया और दूसरा को क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला गया। तो ये बताया कि ऐसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता हो, वैसे कंपाउंड को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कोई और सोर्स से अगर प्राप्त होता हो तो उसको क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो नोट कर ले, दी सबस्टेंस which are obtained by living organism, जो कहां से ऑब्टेन्ड हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक किसको बोला गया? which are obtained, which are obtained any other source, any other source except living organism, living organism मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कोई और सोर्स से प्राप्त हुआ तो उसको क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो हम ऊपर फिर से इसको लिख लें आगे। देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़े जो किससे प्राप्त होता हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, है ना? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किससे प्राप्त होता हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे देखेंगे फॉर्मिक एसिड, पता है किससे आया है? लैटिन वर्ड फॉर्मिका से। किससे आया लैटिन वर्ड? फॉर्मिका से, जिसका मतलब होता था रेड एंड, यानी पहली बार जो फॉर्मिक एसिड को निकाला गया था वो रेड एंड से, और रेड एंड को बोला जाता था लैटिन वर्ड में फॉर्मिका, और इसीलिए इसका कॉमन नाम क्या पड़ा? फॉर्मिक एसिड। 1 कार्बन वाला एसिड है, सबसे सिंपलेस्ट एसिड, तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो ये रेड एंड से प्राप्त हुआ, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना? साइट्रिक एसिड किससे प्राप्त हुआ? साइट्रस फ्रूट से। साइट्रस वर्ड से आया, और वो वर्ड वो कौन सा था? लेमन। तो ये सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल बता रहे। फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड ले लेते हैं। मैलिक एसिड किससे आया? मैलस से। मैलस कहां से? एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, कई जगह पूछा भी जाता है ना, कि कौन सा एसिड किससे प्राप्त होता है या कहां पर पाया जाता है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टोजेन से। लैक्टोजेन जिसका सोर्स क्या था? मिल्क। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब किससे? तो यूरिन से। किससे? यूरिन से। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सारा जो केमिकल कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो यहां पर बताया गया किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। और कौन सा कंपाउंड कौन से चीज में पाया जाता है, ये इधर है। उसका किस वर्ड से आया है वो इधर है। ठीक है, यहाँ पर ये आप यूरिन यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एनिमल यूरिन। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बताया गया? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया गया है कि विच आर ऑब्टेन्ड
from any other source except लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जहां से भी प्राप्त हो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। चाहे जो भी कंपाउंड बाकी ले लीजिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त नहीं होता है वो सारा ही किसमें आ जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। तो मिनरल सबस्टांस वगैरह सब कुछ किसमें आ जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्लियर है। तो इस तरह से इसको लेवोजियर केमिकल सबस्टांस को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब इसी के बाद एक साइंटिस्ट आया बर्जेलियस 1815 में, और वो क्या दे दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें वो बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकता है, उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। आगे इसको भी नोट करते हैं। अब देखेंगे इन 1815 कौन, तो ओलर, सॉरी इन 1815 कौन, बर्जेलियस है ना, गिवन वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या दिया ये, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या था, में दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड under the influence of वाइटल फोर्स का मतलब लाइफ फोर्स, मतलब जो जिंदा है उसी के लिए यूज किया जाता है। जो भी चीज हो, लाइफ फोर्स मतलब लाइफ जो फोर्स लगाता है, जो जिंदा किसी भी स्पीसीज में फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ जीवित चीज में ही क्या हो सकता है, बन सकता है। दैट दे could not be prepared artificially। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन सकता, लैब में इसको नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है। यानी आप कह सकते हैं कि बर्जेलियस टोल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, बट जस्ट इसके कुछ साल बाद यानी इन 1828 में एक साइंटिस्ट आया, ओलर। कौन आया, ओलर। और वो बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बन सकता है लेबोरेटरी में भी, और इस तरह से ये बना के बता दिया। और इसके बाद ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो इन 1828 ओलर गिवन क्या दिया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, या किसी को कह सकते हैं लेबोरेटरी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड लेबोरेटरी। तो फ्रॉम ओलर given an organic compound urea prepared from inorganic compound ammonium cyanide आफ्टर हीट। तो हीट करने के बाद अमोनियम साइनेट से क्या बन जाता है,
यूरिया, और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और उससे जो बना यूरिया वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और वो पहली बार ओलर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया। और वो कौन सा कंपाउंड था? यूरिया। एकदम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टाइम कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया गया, तो वो कौन सा था? यूरिया। किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला NHCNO। इसको जब हीट किया गया लेबोरेटरी में तो ये बना दिया NH2CO NH2, जिसको क्या बोला जाता है? यूरिया। क्या बोला जाता है? यूरिया। और यही यूरिया का फॉर्मूला है, जो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये क्या है? अमोनियम साइनेट, जो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट। तो इस तरह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी था बर्जेलियस का, वो क्या हो गया? फेल हो गया। और यहां से ये क्लियर पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। क्लियर है? आइए। तो इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख ले देयरफॉर वाइटल फोर्स थ्योरी, जो बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी फेल। और इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी फेल कर गया। ठीक है, तो अब आया बात कि फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे किसको? तो मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन के कंपाउंड्स को कहते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनता है उसी को क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम लोग सभी तरह के कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको, फ्रॉम मॉडर्न कॉन्सेप्ट, फ्रॉम मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी ऑफ compounds of carbon, compounds of carbon which had study in organic chemistry, जिसको किसमें स्टडी किया जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ना। तो डेफिनेशन हम लोग अब देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन का स्टडी करेंगे, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे और उसके डेरिवेटिव्स का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन के कंपाउंड्स का जो केमिस्ट्री होगा उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग इसके डेफिनेशन में लिखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the chemistry of the compounds of carbon, of the compounds of carbon. Organic chemistry is the chemistry of compounds of carbon. Organic chemistry कार्बन के कंपाउंड्स का ही क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। तो इसको एक और तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, organic chemistry is the branch of chemistry in which study of carbon and their compounds, है ना, जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। और बढ़ाना हो तो आप लिख सकते हैं मेनली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स में किसका? हाइड्रोकार्बन का और उसके डेरिवेटिव्स का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यही हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो होता है वो फंडामेंटल एलिमेंट के रूप में लिया जाता है, मतलब किसी भी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन क्या हो जाएगा? फंडामेंटल एलिमेंट। तो आइए नोट करते हैं इसको आगे, इसको हटा दें। कार्बन
is fundamental element of all organic compound। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन क्या होगा? फंडामेंटल एलिमेंट होगा। मतलब हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को पाया जाना है। अच्छा, साथ में और भी एलिमेंट कुछ कुछ पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बट कार्बन क्या होगा? फंडामेंटल। विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग लिखेंगे सम अदर एलिमेंट आल्सो, सम अदर एलिमेंट। कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन कंप्लीमेंट्री रहेगा ही रहेगा, इसलिए उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं इसमें अदर एलिमेंट में। तो सम अदर एलिमेंट आल्सो यूज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। कुछ एलिमेंट और भी यूज होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि सच है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ईटीसी, है ना। ये सब भी एलिमेंट इसमें यूज होता है, बट कार्बन क्या होता है? फंडामेंटल एलिमेंट होता है। क्लियर है? तो हम लोग इसी में अब आगे देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो एक्चुअली हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेसिकली है कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है जिसमें ऑक्टेट रूल क्या होता है? स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ना। नेक्स्ट में लिखे बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल in which octet rule is strictly followed when element belong to second period, है ना। जब एलिमेंट वो भी सेकेंड पीरियड का हो तो वो तो स्ट्रिक्टली ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल आप लोग को पता है, जिसमें प्रत्येक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखता है ना। जब भी तो नेक्स्ट में देखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है वो बेसिकली कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है बेसिकली क्या होता है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है जिसमें ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। वो भी अगर एलिमेंट सेकेंड पीरियड का हो तो वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ऑक्टेट रूल क्या हुआ? जब भी कोई एटम कंबाइन करता है किसी दूसरे एटम के साथ तो प्रत्येक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में तो 2 ही रहता है, बाकी सारे एटम के केस में 8 रहता है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो नेक्स्ट में इसको नोट करते हैं। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल आर बेसिकली कोवैलेंट मोलिक्यूल in which octet rule is strictly followed। जिसमें ऑक्टेट रूल क्या होगा? स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल आर बेसिकली कोवैलेंट मोलिक्यूल इन विच ऑक्टेट रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलो, जिसमें ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा व्हेन एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। जब एलिमेंट किससे बिलोंग करे? सेकेंड पीरियड से। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट ऑक्टेट रूल को किसी भी दूसरे पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा फॉलो करता है। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन में ऐसा क्या है जो वो फंडामेंटल एलिमेंट है। तो इसका 3 ऐसा प्रॉपर्टी है जो कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फंडामेंटल एलिमेंट बनाता है। ठीक है, तो हम लोग उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन का स्पेशल प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? एक में लिखेंगे टेट्रा वैलेंसी, जिसका वैलेंसी क्या हो? 4 हो, है ना।
टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी होता है, दूसरा में कैटिनेशन पावर, और तीसरा में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है? तो यही 3 चीज जो है कार्बन को फंडामेंटल एलिमेंट बनाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो इस तीनों में हम लोग मेनली देखेंगे टेट्रा वैलेंसी। ये तो पता है कि टेट्रा का मतलब 4 होता है, और जिसमें टेट्रा वैलेंसी लिखा गया हो यानी उसका वैलेंसी कितना होगा? 4 होगा। यानी कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। एक एटम कार्बन 4 अलग एटम से क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। एक एटम कार्बन कितना से? 4 अलग एटम से अटैच हो सकता है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है ये क्या है? टेट्रा वैलेंसी है। दूसरा में देखेंगे कैटिनेशन पावर। तो आइए इसको हटा। तो कैटिनेशन पावर जानेंगे क्या होगा? तो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, जिसमें एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या रिंग चेन, साइक्लिक चेन जिसको बोलेंगे, इस तरह का कंपाउंड बना दे, तो हम लोग वैसे पावर को ही बोलते हैं क्या? कैटिनेशन पावर। तो हम लोग 2 नंबर में देखेंगे कैटिनेशन पावर। क्या हो जाएगा? The self-linking ability to form straight branch or ring chain are called कैटिनेशन पावर। है ना? मतलब कि जब एटम में ऐसा लिंकिंग एबिलिटी हो तो स्ट्रेट चेन बना दे, इस तरह से स्ट्रेट चेन इस तरह से बना दे तो बोलेंगे ब्रांच चेन। है ना? तो ये इस तरह से बना दे तो हम लोग बोलेंगे ये ब्रांच चेन है। रिंग चेन इस तरह से कुछ बना दे तो बोलेंगे रिंग चेन। तो ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी के वजह से ही अपने आप ये ऐसा रिंग चेन या स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन बनाता है कार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका ये कैटिनेशन पावर है। और आपको बता दें कि कार्बन में पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कैटिनेशन पावर कार्बन जैसा हो। मतलब कार्बन का कैटिनेशन पावर मैक्सिमम होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कार्बन हैव मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। इससे ज्यादा चेन कोई नहीं बना पाता है। ये लॉन्ग चेन बना पाता है ना? चाहे किसी भी तरह का चेन हो। इसी वजह से बोला जाता है कार्बन है मैक्सिमम कैटिनेशन पावर इन होल पीरियोडिक टेबल एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में कार्बन के पास सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होगा। मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी करके लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लॉन्ग ब्रांच चेन या लॉन्ग रिंग चेन बनाने की एबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी। समझ गया कैटिनेशन पावर? तीसरे में आगे लिखेंगे, तीसरा में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। So the ability to form double or triple bond with same और डिफरेंट एटम। सेम और डिफरेंट दोनों एटम के साथ, है ना, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह का ये बना सकता है। रिंग भी इस तरह का बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से, है ना, और इस तरह का भी बना सकता है। और साथ ही साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस तरह का जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का जो क्या है एबिलिटी है, वो भी कार्बन को फंडामेंटल एलिमेंट के लिए
तैयार करता है। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन को फंडामेंटल एलिमेंट बनाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। क्लियर है? तो यहाँ तक जो आप पढ़े इससे आप बहुत सारा कुछ अनुमान है सीखे होंगे, और अगर इसमें से कुछ भी आपको पूछना हो, कोई और क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप कमेंट करके या डायरेक्ट नंबर पे फोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।